नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 13th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, हमारा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। शुरू में जो हमारी हियरिंग्स थी वो हर 15 दिन के बाद होती थी, मगर हमने अपने लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि हमारे मामले में तेज़ी लाने की ज़रूरत है और हमारे लॉयर मिस्टर लाहौटी ने ऑनरेबल जजेस से रिक्वेस्ट किया कि आम्रपाली का केस चूँकि प्रायोरिटी पे लिया गया है और इसमें एक बहुत ज़्यादा फ्लैट बायस इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए इसमें ये ज़रूरत है कि इन फ्लैट बायर्स को जो पिछले 8-9 सालों से अपने घरों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सपनों का घर देने के लिए जो कार्रवाई है उसमें तेज़ी लाई जाए। और ये तभी संभव है जब कोर्ट की हियरिंग हर हफ्ते हो। तो उनकी ये दलील सुप्रीम कोर्ट ने मान ली दोस्तों, और जो हियरिंग हर 15 दिनों पे होती थी वो हियरिंग हर हफ्ते होने लगी। और जब इस तरह से लगातार हियरिंग होने लगी तो दोस्तों हमने अचानक देखा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। और फिर हमें पता चला कि आम्रपाली ग्रुप में इनके जो सीएमडी मिस्टर अनिल शर्मा थे, या जो डायरेक्टर अजय शर्मा या शिवप्रिया थे, इन्होंने ही हेरा फेरी नहीं की, बल्कि इनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे मिस्टर बाधवा और दूसरे जो इनके मार्केटिंग डायरेक्टर थे मिस्टर मोहित गुप्ता, इन सबों ने दोनों हाथों से बायर्स का पैसा लूटा और उस पैसे से इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदे, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड्स खरीदे। तो दोस्तों अब ये समझ में आ रहा था कि आखिरकार बायर्स के इतने सारे पैसे जो 10,000 करोड़ उन्होंने तकरीबन दिए थे, वो आखिर वो पैसे कहाँ चले गए और आखिर ये आम्रपाली इस तरह के आर्थिक संकट में कैसे आ गई। क्योंकि जैसी चीज़ें सामने आ रही थी, ये बिल्कुल साफ़ होता जा रहा था कि बेशक आम्रपाली ने 9-10 साल पहले ये 10-12 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जो हर तरह के, हर बजट के थे और हर साइज़ के थे और हर वर्गों को टारगेट करके उन्होंने ये लॉन्च किया था। मगर ये बात साफ़ हो गई कि उनकी मंशा कभी भी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नहीं थी। क्योंकि दोस्तों यदि उनकी मंशा इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की होती तो इतनी बड़ी वो धांधली नहीं करते। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये जो बिज़नेस मॉडल होता है और ये जो कंपनियां होती हैं, ये प्रॉफिट की बदौलत चलती हैं। मगर हर कंपनी का एक बिज़नेस मॉडल जो होता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। दोस्तों जहाँ तक रियलिटी का जो बिज़नेस है, जितने नामी गिरामी बिल्डर हैं वो भी 10-15% की प्रॉफिट पे काम करते हैं, जो कि काफ़ी होता है। क्योंकि अमूमन ये जो रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हज़ारों करोड़ों में होते हैं। तो 10% का मार्जिन भी कई सौ करोड़ का होता है। तो आम्रपाली भी यदि धांधली नहीं करती तो उनके नॉर्मल कोर्स में वो बहुत अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमाते। और यदि उनकी टाइमली डिलीवरी होती है, उनके सारे प्रोजेक्ट में लोग रह रहे होते, तो इसका असर उनके पूरे ग्रुप की क्रेडिबिलिटी भी पड़ता। मगर जैसा कि कहते हैं ना दोस्तों कि बिज़नेस या इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर होता है, एक मेंटल होता है, एक सोच होती है। और ये सोच डेफिनेटली अनिल शर्मा के पास नहीं थी, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ एक उठाई गिर की थी, एक चोर की थी, एक ठग की थी। इसीलिए उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। और दोस्तों उनकी जेब से आखिरकार क्या गया था, 10% की पेमेंट पे उन्हें सारी ज़मीनें मिली थी और उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी देना बंद कर दिया था। और इसके लिए ना तो कभी
अथॉरिटी ने उनसे पूछताछ की, ना यूपी गवर्नमेंट ने पूछताछ की, ना बैंक्स जिन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट्स के लोन दिए थे उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये पैसे दे रहे हैं उसका ये आम्रपाली ग्रुप क्या कर रही है। तो ये सब इन सारे लोगों की मिली भगत की वजह से ये सारे बायस पिछले 8 सालों से अपने घरों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हर मोर्चे पे वो लड़ाई लड़ने के बाद आखिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार एनबीसीसी को बुलाया गया और एनबीसीसी के रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट ने पहले तो बहुत फटकार लगाई कि ये मामला जब ऑलरेडी कोर्ट के संज्ञान में है तो उन्होंने कैसे और किस आधार पे आम्रपाली से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनका आइडिया नहीं था और ये आम्रपाली के जो सीएमडी अनिल शर्मा थे उन्होंने खुद बात की थी। और चूँकि वो एक पीएसयू के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो ये गलती वो ज़रूर मानते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को, इस बड़े पहलू को नज़रअंदाज किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को देख रही है, तो उन्हें शायद कोर्ट खुलने का इंतज़ार करना चाहिए था। तो उसके लिए उनके लॉयर्स ने माफ़ी भी मांगी। खैर ये बात तो ख़त्म होगी। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कहा कि यदि आप आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान इस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने अगले 2 हियरिंग में देने का वायदा किया। और उन्होंने बाकायदा अपनी पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी, कैसे वो अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, कितने सारी यूनिट्स हैं, उसमें से कितने पैसे आए हैं, बाकी कितना बचा हुआ काम है और उसको पूरा करने के लिए कितने फंड्स की आवश्यकता है, इसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया दोस्तों। और उनके हिसाब से उन्होंने तकरीबन 9,000 करोड़ का अपना एस्टिमेट दिया था और उसमें अपना भी वो कंसल्टेंसी फ़ी उन्होंने 10% रखा था। दोस्तों जो आम्रपाली ने जो पहले हमें एस्टिमेट दिया था या जो गैलेक्सी ने एस्टिमेट दिया था, इससे तकरीबन 25-30% ज़्यादा था। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का सबब था और ये हमने अपने लॉयर्स के थ्रू कोर्ट को बताई भी। तो कोर्ट ने इस चीज़ को माना और एनबीसीसी के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि 10% का जो आपका कंसल्टेंसी फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल होगा नहीं। ठीक है, आप टेंडरिंग करेंगे और इस चीज़ को तय करेंगे कि अच्छे जो रिलायबल बिल्डर्स आके इस प्रोजेक्ट की काम को आगे बढ़ाएं और पूरा करें। तो इसमें आपका जो 10% का मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा है और ये मार्केट में जो रेट्स हैं कंसल्टेंसी के या पीएमजी के, उनके भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट से बहुत ज़्यादा है। तो इस पे आखिरकार विचार करके उनकी जो प्रोफेशनल फ़ीस थी वो 8% तय की गई। फिर भी दोस्तों 8% के साथ ये टोटल जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो तकरीबन 8,500 करोड़ पहुंचा, जबकि बायस से सिर्फ 3600 या 3700 करोड़ रुपये आने थे। तो ये जो गैप था 5,500 करोड़ का, ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोर्ट ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी को, जो सरकारी संस्था है और इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसेट्स होती है जिनके ऊपर बैंक्स का या सरकारी लोन रहता है, तो उससे लोन को वसूलने के लिए उस एसेट्स को वो ऑक्शन करके मोनेटाइज करते हैं। तो दोस्तों पिछले 4-5 महीने में डीआरटी भी कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि अक्सर वो प्रॉपर्टी के बारे में ऑक्शन करने की बात करते थे, उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था और वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती थी। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि आम्रपाली के जितने भी एसेट्स थे, चाहे वो जयपुर में उनकी ज़मीन हो या चाहे भुवनेश्वर में उनका प्रोजेक्ट हो या कोची में उनके हाई राइज फ्लैट्स हो या इंदौर में उनका मॉल हो, ये सारे ही प्रोजेक्ट्स में उनके कुछ न कुछ पैसे बकाए थे। तो इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वहाँ की अथॉरिटी थी या उनके कोई पार्टनर बिल्डर्स थे, जिनको आम्रपाली से पैसे लेने थे। तो ये भी बड़ी समस्या थी और ये डीआरटी के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा थी, जिसको आने वाले टाइम में कोर्ट ने उसको देखा और समझा और उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया कि आम्रपाली के जितने एसेट्स हैं उस पे
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, या इनडायरेक्टली जो आम्रपाली के फ्लैट बायर्स इन्होंने बुक किया है उनका हक बनता है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो ऑक्शन किए जाएंगे और जो मोनिटाइज करने के बाद जो पैसे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और ये बहुत ज़रूरी फ़ैसला था, क्योंकि यदि ये ऐसा फ़ैसला नहीं आता तो डीआरटी के लिए आने वाले समय भी इन प्रोजेक्ट्स को ऑक्शन करना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता। तो ये बहुत ही सकारात्मक कार्रवाई थी कोर्ट की। और उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। इसी बीच हमें एक बहुत अच्छी खबर मिली कि ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस का, उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि वो अनिल शर्मा को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तुरंत इजाज़त दे दी। और इस खबर का हम पिछले 4 सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसे बिल्डर को, इतने बड़े ठग बिल्डर को जिसने 45,000 लोगों का आने वाला भविष्य खतरे में डाल दिया है, उनके सारे जीवन की जो कमाई है उसकी इसने गबन किया है। तो ऐसे आदमियों को बाहर खुले घूमने का कोई हक नहीं है। और फ्लैट बायर्स को जब तक न्याय नहीं मिल सकता जब तक ये आदमी खुला घूमे। और इसलिए हमने यूपी गवर्नमेंट से भी और जितने भी ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी से भी या मीडिया से भी लगातार इस बात की अपील की थी कि इस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सालों के बाद भी और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी अथॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं ले पाई है। तो दोस्तों, ईओडब्ल्यू ने फाइनली अनिल शर्मा और शिवप्रिया और अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी और जिसका हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। मगर उनके जेल में जाने से हमारी समस्या का हल नहीं होने वाला था दोस्तों। हमारी समस्या का हल तब होता जब कोई बिल्डर आके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे घरों का जो निर्माण कार्य इतने सालों से बंद पड़ा था वो शुरुआत कर दे। तो उसकी भी कवायद शुरू हो गई थी और एनबीसीसी ने अपना एस्टीमेट, अपना जो प्रोजेक्ट का डिटेल है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए उनकी कंसल्टेंसी फ़ी जो थी वो 10% से 8% कर दी थी। तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ने लगी और रोज़ हमें नई नई चीज़ें पता चलती थी कि आम्रपाली में कैसे उन्होंने 100 के करीब लग्जरी कार ख़रीदे, जैसे BMW, ऑडी, ऐसी गाड़ियाँ जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो जिनकी कीमत 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए है, वो अनिल शर्मा या दूसरे डायरेक्टर्स या दूसरे ऑफिशियल्स ने भी खरीदी। दोस्तों, उसके बाद ये फॉरेंसिक ऑडिटर की एक और रिपोर्ट आई जिसमें ये पता चला कि बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बोगस बुकिंग किए गए हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे यूनिट्स जो थे एक ही आदमी के नाम से बुक थे, जैसे वो शायद काल्पनिक नाम होंगे, चाहे वो संजय या मनोज या अजय या कोई ऐसे कोई रेनू या कोई ऐसे ही कई काल्पनिक नाम से उन्होंने ये सारी की सारी बुकिंग की थी। और ये सारी बुकिंग दोस्तों ये 1 रुपये पर स्क्वायर फीट, 2 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि 1 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो यदि कोई 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट था तो उसकी कीमत सिर्फ 1200 रुपये थी दोस्तों। और दूसरी जो एक बात हमें पता चली कि इसमें से बहुत सारी जो बुकिंग्स है, फ्लैट्स की बुकिंग है, वो या तो आम्रपाली के सीएमडी ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम की है, या डायरेक्टर्स के नाम किए हैं, उनके परिवार के लोगों के नाम की है, या वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, और जैसे कि वहाँ पर जो काम करने वाले प्यून हैं, गार्डनर हैं, ड्राइवर हैं, ऑफिस स्टाफ हैं, उनके नाम पे 20-20, 30-30, 40-40 फ्लैट बुक किए गए।
तो ये बात साफ हो गई कि उन्होंने हेरा फेरी करने के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। क्योंकि दोस्तों हेरा फेरी की बात तो बिल्डर्स अमूमन हेरा फेरी करते ही हम अक्सर सुनते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हेरा फेरी हो गई, किसी और प्रोजेक्ट में हेरा फेरी होगी, और पैसों का भी गबन करते हैं। मगर इतने बड़े स्केल पे और इतना बड़ा बिल्डर जिसने 10-12 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए हों, जिसने इतने पैसे का गबन किया, तकरीबन 7-8 हज़ार करोड़ रुपये डाइवर्ट किए, 7-8 हज़ार करोड़ रुपये का डाइवर्सन किया अपने अकाउंट्स या फॉरेन बैंक्स में या एसेट्स खरीदने के लिए, और इतने हजारों यूनिट्स जो हैं वो मिट्टी के मोल, आप फ्री कहिए, मतलब 1 रुपये स्क्वायर फीट की तो का कोई तो मतलब होता ही नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट फ्री का हो गया। और ऐसे ही उन्होंने हजारों फ्लैट्स ऐसे काल्पनिक नामों से अलॉट किए थे। आपने अपने जो आम्रपाली के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, शायद जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके नाम पे इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी बुक है। तो इस तरह की बहुत सारे फर्जीवाड़े का दोस्तों आने वाले समय में पता चला। और ये बात भी साफ हो गई कि जो आम्रपाली अनसोल्ड इन्वेंट्री का दावा करते हैं, एक्चुअल में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात हो सकती थी, क्योंकि हमारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट के शुरुआत होने में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो पैसे की थी। और यदि आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो जाता है तो इतने हज़ारों फ्लैट्स जो इस तरह के बोगस फ्लैट्स हैं या जो ऑलमोस्ट फ्री के दिए हुए हैं, तो ये नेचुरली इनको सुप्रीम कोर्ट कैंसिल ही करती है, और ये दोबारा इनकी जो सेल होती उससे वो पैसे सारे के सारे उस कॉर्पस में आने वाले थे जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये बेशक ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था जिसका खुलासा फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने किया, मगर ये हमारे लिए एक तरह से अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे लिए जो एक ये आय का एक एक्स्ट्रा जरिया था। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये भी थी कि यदि ऐसा आम्रपाली ग्रुप ने किया है, इतने बड़े स्केल पर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो शायद ये भी संभव है कि एक एक यूनिट्स को उन्होंने कई लोगों को बेचा हो। यदि इस तरह की समस्या आती है तो वो शायद हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि फिर यदि एक यूनिट के लिए कई लोग कॉन्टेस्ट करते ये दावा करके कि उन्होंने पेमेंट किया है, तो फिर आने वाले समय में बहुत सारी कानूनी अड़चनें हो सकती थी। लेकिन ये बात साफ हो गया कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। कम से कम फॉरेंसिक ऑडिटर के रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने नहीं आई कि उन्होंने एक यूनिट कई लोगों को बेचा हो। तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी, कम से कम जितनी जानकारी हमें मिली थी। ऐसा बहुत कम सुनने में आता था कि कोई जनाब जिन्होंने फ़्लैट बुक किया हो उसके एक से ज़्यादा क्लेमेंट हो। एक आध केस हो सकता है जिसको हम क्लैरिकल या टाइपो एरर कह सकते हैं, मगर ये बड़े पैमाने पे इस तरह के केसेस कम से कम देखने में नहीं आए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी। और दोस्तों इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आगे बढ़ रही थी, और आखिरकार वो फ़ैसला जिसका हम इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया। और अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में, शायद वो 21 या 23 जून 2018 का दिन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फ़ैसला किया कि आम्रपाली के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आम्रपाली के जितने भी राइट्स और क्लेम हैं वो निरस्त किए जाते हैं, और सारे प्रोजेक्ट्स जो है और केवल आम्रपाली के ही क्लेम निरस्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भी कोई भी क्लेम जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। और ये बायर्स के जितने भी पैसे हैं वो पैसे सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे। और यदि अथॉरिटी अपने लैंड की कीमत चाहती है तो उनके लैंड की कीमत ये जो बायर्स के पैसे हैं या जो फंड बनाया जा रहा है उसमें से नहीं दिए जाएंगे। और डीआरटी भी जितने भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ आम्रपाली ग्रुप के या उनके डायरेक्टर्स की ऑक्शन करने के लिए जा रही है, उस पैसे में भी उनका क्लेम नहीं रहेगा। यदि वो अपने पैसे जो उन्होंने आम्रपाली से लैंड की जो उनकी कीमत वसूलनी है वो उनके दूसरे एसेट्स से या दूसरे जो एसेट्स की जानकारी जिसको सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने शायद अथॉरिटी को या बैंक को दिया होगा, वो उसी को बेचकर ये चीज़ें वसूल कर सकते हैं। और ये फ़ैसला सिर्फ अथॉरिटीज़ के लिए नहीं था बल्कि बैंक्स के लिए भी था। तो इस फैसले के अनुसार नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो भी
लेनदारी थी, या जितने भी बैंक्स जिन्होंने लोन दिए थे आम्रपाली ग्रुप को, उनकी जो लेनदारी थी, वो लेनदारी आम्रपाली के फंड से, जो कि बायस का पैसा है, उस पे उनका क्लेम निरस्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि वो अपने पैसे की जो वसूली है किसी दूसरे माध्यम से करे, वो उसके लिए फ्री है। आम्रपाली के दूसरे एसेट्स जो हैं उसको वो एक्वायर करने की अपनी जो कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं, उसको बेचने की, मोनेटाइज करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। मगर इस सारे प्रोजेक्ट में जो पैसे आ रहे हैं दूसरे सोर्सेस से या बायर्स के जो बकाया पैसे आएंगे, उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक्स का कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। और एनबीसीसी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में पूरा करेगी, वो इनकी टेंडरिंग करेगी, और जो जो सूटेबल डेवलपर या बिल्डर है उसको वो अपॉइंट करके ये सारे के सारे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। और उस समय बायर्स को अपनी तरफ से कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला था। इंडिया के कानूनी जो हिस्ट्री है उसमें बिल्डर से जुड़ा हुआ ऐसा फैसला आज तक नहीं आया था। क्योंकि दोस्तों, बिल्डर्स की प्रॉब्लम तो चलती रहती है, और बिल्डर्स के तमाम बल्कि हज़ारों केस अलग अलग कोर्ट्स में इतने सालों से चल रहे हैं। मगर इस तरह का अभूतपूर्व फैसला शायद पहली बार आया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जुझारूपन का, हमारे लड़ने वाली शक्ति का नतीजा था कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे थे। क्योंकि दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, कंस्ट्रक्शन 2015 जून में अचानक बंद हो गया था और हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो 2-3 साल में ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। और उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे, मैं कहूँ मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला करेगी जिससे हम बायस के सपनों का घर मिलने का रास्ता तय होगा। तो आखिरकार दोस्तों, ये चीज़ हो गई, ये अनहोनी हो गई, जो कहते हैं अंग्रेज़ी में इम्पॉसिबल हैपेंड, एंड द वे टू आवर ड्रीम होम जस्ट बिगैन। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इस ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद एनबीसीसी का क्या रुख रहा, इस मामले में और क्या कार्रवाई हुई, इसके लिए आपको मेरा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, वो बहुत जल्द आएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, एंड well, I wish you the best of health and the best of everything that you can get in this world. So guys, stay safe, stay healthy, and stay secure. I love you all, and very soon I'll come with my next episode. Bye bye.